हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पार्ट थर्ड में आपने देखा था 75 क्वेश्चन तक देख लिया था आपने। यदि तीनों पार्ट आपने नहीं देखा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, वहाँ पे हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में हम तीनों लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके तीनों पार्ट को देख लीजिएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आगामी आपका परीक्षा होने वाली है नेट की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के यदि आप 18 और 19 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका कम से कम यदि हम बात करें तो लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक, 2 से 3 तो आपको सेम वही दे देते हैं, वही ऑप्शन दे देता है, लेकिन कुछ प्रश्न के ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे देते हैं। तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्न आपको रिपीटेड यहाँ पे मिल जाने हैं 2 पेपर से, यानी 2 सालों के पेपर अर्थात 4 पेपर से, दिसंबर और ये 2018 और 2019 का। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हम आपको सॉल्व कराते हैं काफ़ी डिटेल में सॉल्व कराते हैं, तो इसलिए वीडियो आपको उपलब्ध होने में 1, 2, 3 का समय लग जाता है, क्योंकि जो प्रश्न हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको हम सभी डिटेल में सॉल्व करते हैं। डिटेल सॉल्व करने के बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक नया हम लोग कोशिश किए हैं शुरुआत करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नई फैकल्टी ग्रुप में प्रशांत सर यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो एक क्रैश कोर्स टाइप का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। तो यदि आप सभी को जुड़ना होगा तो आप यहाँ पे इस नंबर पे ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स और फर्स्ट पेपर दोनों का, तो फर्स्ट पेपर का आपको पहले ही बताया जा चुका है, वो चल ही रहा है, और ज्योग्राफी का जो क्रैश कोर्स है यदि आप इंटरेस्टेड होंगे, लेना चाहते हैं, नेट का उसमें कंप्लीट यूनिट का रहेगा, तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा केवल, उसके बाद आपको वहाँ पे सारा डिटेल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? वारेनियस, वान हम्बोल्ट, कांट, रिटर। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कोरोग्राफी शब्द या भूगोल का वर्णन करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का उपयोग किया था किसने? यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वह है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ये कहाँ के ज्योग्राफर हैं? जर्मन के, कि ये जर्मन के ही हैं, और इन्होंने कोरोग्राफी जो वर्ड दिया था इसका हिंदी आपको देखिए पीजीटी का पेपर आप उठाएंगे, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पे कोरोग्राफी का आपको मिल जाएगा कि क्षेत्रवर्णी, क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा सा ये क्षेत्रवर्णी इस तरह से आपको मिलेगा, क्षेत्रवर्णी। ठीक, तो देगा कि क्षेत्रवर्णी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे इमैनुअल कांट ने। इसका तात्पर्य होता है वर्णनात्मक भूगोल। इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया, आप देखेंगे प्रीवियस में, वर्णनात्मक भूगोल। तो वर्णनात्मक भूगोल भी किसका है? इमैनुअल कांट का ही है। यदि आए तो इस तरह से आप लगाएंगे। हेटनर ने क्या दिया था? तो हेटनर ने जीव भूविस्तार यानी कोरोलॉजिक में इसे परिवर्तित कर दिया था। जो आपका ये कोरोग्राफी है, हेटनर ने इसे बताया कि कोरोलॉजी। ठीक, तो ये क्या करता है कि ये स्पष्ट करता है कि वर्णन की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है कौन सा है? इमैनुअल कांट। अगला देखिए, भू अभिनति को घेरे हुए दृढ़ भाग को कोबर ने क्या कहा। अब यदि जियोमॉर्फोलॉजी का आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाए हैं। तो कोबर का जो ये भूसन्नति सिद्धांत है पर्वत निर्माण से ही संबंधित था। उनके अनुसार आज जहाँ पर पर्वत दिखाई पड़ता है वहाँ पर प्रारंभ में जल क्षेत्र होता था, और यही कोबर भूसन्नति या पर्वत निर्माण स्तर यानी ओरोगन इसे ही उन्होंने बताया था। क्या बताया था? ओरोगन बताया था। इन जलापूर्ण जो भूसन्नतियाँ हैं इसके चारों तरफ क्या होता है, यानी कि ये आपका भूसन्नति हो गई, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये दृढ़ खंड होते हैं। क्या होता है कि दृढ़ खंड होता है, यानी कि यहाँ पे जो हार्ड रॉक होती हैं या मजबूत चट्टानें होती हैं, तो इसे कोबर ने बोला था क्राइटोजन। क्या बोला था?
क्राइटोजन बोला था, यानी कि जो आपका ये जियोसाइक्लाइन है इसके चारों तरफ जो दृढ़ भूखंड होता है उसे क्या कहा जाता है। और यही आपका प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि दृढ़ भाग को कोबर ने क्या कहा, क्राइटोजन, प्राइरम्भ, एंडर्म्फ, मोनाडनाक। मोनाडनाक किसका है, डेविस से रिलेटेड है। प्राइरम्भ ये आपका किससे है, पिंक महोदय आ जाते हैं। ठीक, एंड्रम्फ आप बताएंगे कमेंट में एंड्रम्फ किससे संबंधित है। ठीक, अगला है प्रत्यागमन मॉडल, रिग्रेशन मॉडल, जहाँ ये y = a+bx दिया है। ये देखिए ये वाला प्रश्न आपका लगभग तीसरी चौथी बार पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे तो ऑलमोस्ट 2010 के आसपास का सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सेम वही प्रश्न आपको मिलेगा। रिग्रेशन मॉडल जहाँ पे x बार ये ऊपर जो दिया है x बार = 2.50, y बार = 5.50, a = 1.50। तो यहाँ पे दिया कि a जो है ये क्या है, x बार और y बार, x और y के चर के मध्य को निर्दिष्ट करता है और a क्या है वो स्थिर है। तो निम्न में से कौन सा मॉडल b पैरामीटर का सही मूल्य है। ठीक, जो दिया है आपको ऑप्शन में या प्रश्न में पहले उसी को देख लीजिए। यहाँ पे दिया कि y = a+bx, सब मान दे रखा है। a का मान कितना दिया है, तो y का भी मान आपको दे रखा है। y का मान है 5.50 = a का मान कितना है, a का मान 1.50 प्लस b का मान आपको निकालना है, x आपको पता है 2.50। ठीक, अब यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव यानी कि ये माइनस हो जाएगा इधर, क्योंकि उधर वो प्लस है। तो अब इसको यहाँ से देख लीजिए, तो इसको इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, b × 2.50 = कितना हो जाएगा, ये 5.50 माइनस 1.50। जब पक्षांतर करेंगे तो ये जब कोई चिन्ह न रहे तो ये माना जाता है प्लस है इसके आगे, और जब ये आपका बराबर है, जब आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, यानी उसके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। यदि माइनस होता तो इधर आता प्लस हो जाता। ठीक, और इधर ये प्लस है तो ये 1.5 क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आपको यहाँ से घटा देना है, तो घटाने पे कितना आएगा, ये 4 आएगा, और इधर आपका कितना है, ये 2.50 है। अब 2.50 को जब आप इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो इस तरफ आएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, ये भाग हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 2.50। ठीक, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, b बचेगा। अब यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 4/2.50 यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप 4.00 कर लीजिए। ठीक, 4.00 कर लीजिए, और यहाँ से दशमलव, एक दशमलव, देखिए दशमलव के 2 अंक बाद 0 है, और यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे भी 3 दशमलव यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये बचेगा 400/250। ठीक, एक 0 से यहाँ कट गया और बचा 40/25, तो 5 बचे 25, 5 8 40, आया कितना, b = 8/5। ठीक, तो यहाँ से यदि निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 9 5, और बचेगा कितना, 3 शेष बचेगा, दशमलव ले जाएंगे 0 बढ़ जाएगा, बचे वो हो जाएगा 30, तो 5 × 6 = 30। ठीक, यदि नहीं आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो यहाँ बता दे रहे हैं, 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 9 5, बचा कितना, 3 शेष आया, यहाँ से दशमलव ले जाइए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। ठीक, उसके बाद चाहे आप 1.6 20 30 40 कुछ भी बढ़ाइए, दशमलव के दाहिनी तरफ जितना भी 0 है उसका कोई मान नहीं होता। समझ में आई बात, तो इसका 1.60। अब यहाँ पे जो आपका होगा सही उत्तर 2। अगला, ये अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अवनयन यानी रिमूवल, अपनयन, रिमूवल क्या कहलाता है।
यानी जब अपर्दन होता है तो उस समय जो विलयन है उसके द्वारा पदार्थ का रिमूवल यानी पदार्थ हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका अपघर्षण है। अब देखिए ये भी हमने आपको कराया है, जब आप स्थलाकृति निर्माण में जाएंगे वहाँ पे भी हमने कराया है, नदियों वाले चैप्टर में भी हमने कराया। यानी जियोमॉर्फोलॉजी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि अपघर्षण क्या है, सन्निघर्षण क्या है, संक्षारण क्या है, अधःपतन क्या है, अधस्तन क्या है, उत्पाटन क्या है, प्लकिंग भी हमने आपको कराया है। तो अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण, तो अपर्दन की क्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण यानी कि सॉल्यूशन या कोरेजन कहते हैं। कोरेजन, इसे घोलीकरण भी कहते हैं। संक्षारण को इसे घोलीकरण, यहाँ पे देखिए विलयन की बात की है, तो विलयन में जब होता है तो ये क्या होगा, घोल एक प्रकार से मान सकते हैं। तो रासायनिक अपर्दन जो नदी द्वारा अपर्दन में ये शामिल होता है, तो नदी द्वारा अपर्दन के दो कारक होते हैं, एक रासायनिक होता है, एक यांत्रिक होता है। रासायनिक में आपका क्या आता है, सॉल्यूशन या कोरेजन, ठीक, या घोलीकरण से कहते हैं। और यांत्रिक अपर्दन में आपका आता है अपघर्षण यानी कि अब्रेजन, एट्रीशन यानी सन्निघर्षण। तो यानी जब एक कण दूसरे से टकराएगा तो ये अपघर्षण, जब ये अपना आपस में टकराएगा सन्निघर्षण, या फिर हाइड्रोलिक एक्शन भी इसमें होते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका है वो है संक्षारण। और प्लकिंग की हमने बात की, तो प्लकिंग यानी उसे हिंदी में कहते हैं उत्पाटन। उत्पाटन की क्रिया हिमानी के द्वारा अपर्दन में होता है, और यह एक प्रकार का यांत्रिक अपर्दन है। यानी कि प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना, एक प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक। अगला, मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में कौन से पद हैं, उसकी सही पहचान कीजिए। तो मध्य अक्षांश में जो चक्रवात बनते हैं उसमें आपका क्या, वायुमंडल ढाल का बल होता है, कोरियालिस बल, पृष्ठीय घर्षण। तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तीनों काम करते हैं। वायुदाबी ढाल का भी बल इसमें सम्मिलित होता है, और कोरियालिस फोर्स भी रहता है, पृष्ठीय घर्षण भी होता है। क्योंकि सामान्य रूप में जो चक्रवात है वो क्या होते हैं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, और जिनके चारों तरफ क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, या संकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं होती हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब क्या होता है, जैसे केंद्र में क्या है, लो प्रेशर, बाहर आएंगे क्या होगा, हाई प्रेशर होता जाएगा। और जैसे ही हाई प्रेशर आएगा तो उसकी प्रवणता परिधि के केंद्र की तरफ हवाएं क्या होंगी, तीव्र गति से चलने लगेंगी। किधर, इधर, जिसकी दिशा कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत हो जाती है। तो चक्रवात में क्या होगा, घड़ी की सुई के विपरीत हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में वही उसके अनुकूल हो जाती हैं। शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से लेकर 65 के बीच पछुआ पवन पेटी में विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के मिलने की वजह से ही उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाताग्र। विपरीत स्वभाव वाली जब वायु राशियाँ मिलती हैं, यानी गर्म और ठंडी मिलेंगी, तो उस वाताग्र का जन्म होता है। वाताग्र हमने आपको बताया भी है, 3 टाइप के, 4 टाइप के जो भी, ठीक। तो ठंडी और शुष्क वायु के मिलने से ही वाताग्र का जन्म होता है। तो पछुआ पवन के प्रभाव से शीतोष्ण चक्रवात की दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बना दे रहे हैं, ये है आपका, और इधर मध्य अक्षांशी बोल रहा है, तो 35 से लेके यहाँ पे आपका 65, ठीक। नीचे क्या होता है, ये आपका ट्रेड विंड्स होती हैं यहाँ पे, ठीक। कौन सी विंड, ट्रेड विंड्स होती हैं। उसके बाद इधर क्या होता है, वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज की जो दिशा है ये होती है इस तरह से। अब ये देखिए कौन सी दिशा हो गई, यहाँ पे देखिए आप दिशा इधर वाली, तो इधर वाली दिशा क्या हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये दिशा कौन सी हो गई, आपका वेस्ट। और इधर से ये आ रही हैं, यानी इधर से, तो ये पश्चिम पूर्व मान सकते हैं, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दक्षिण और पश्चिम की ओर से हवाएं ये चल रही हैं, ठीक। लेकिन बात शीतोष्ण चक्रवात की है, तो इसकी दिशा ऐसे यहाँ से आते हुए यहाँ परिवर्तित हो जाती है, ठीक।
यहाँ से जब ये आएगी तो इस तरह से घूमती है, फिर यही पूरा ऊपर जब उठेगी तो चक्करदार हवाओं के रूप में बनेगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि वही चीज़ें बात की जा रही है कि मध्य अक्षांशी जो ढाल है क्या वह उत्तरदायी है, वायुदाबीय ढाल क्या उत्तरदायी है। हाँ, कोरियालिस बल की भी बात हमने की। पृष्ठीय घर्षण भी होता है, जब ये चक्रवात क्या करते हैं, गमन जाते हैं तो धरातल के संपर्क की वजह से उनका जो पृष्ठीय घर्षण के कारण भी अवरोध उत्पन्न होता है और इनके मार्ग में चक्रवातों के कारण वहाँ मौसम भी परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो इसमें राइट आंसर 4। अगला है भारत के निम्न 5 राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर अवरोही क्रम में पहचान करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एससी की पॉपुलेशन है किस राज्य में ज़्यादा है उसी की आपको यहाँ पे पहचान करना है। अब देखिए एससी जो आपके सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे हैं, एमपी में। एसटी और एससी की जो ज़्यादातर संख्या, लेकिन यदि हम देखें परसेंटेज की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है तो वो आपके यूपी में हो जाती हैं, लेकिन परसेंटेज की बात आती है तब वहाँ पे यूपी नहीं रहता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इतना ही है, इसी में आपको निकालना है। तो यूपी के कितने परसेंट पे हैं, लगभग 20.7% भाग पे आपका एससी की पॉपुलेशन है। पश्चिम बंगाल में है ये पॉपुलेशन 23.5% पे। ठीक, बिहार में 15% है। तमिलनाडु में आपका 20% है। आंध्र प्रदेश में 16.4% है। तो जो आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या होगा यहाँ पे, तो ये अवरोही क्रम की बात कर रहा है। किस क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे आगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, परसेंटेज के हिसाब से तो हम बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज में जो आपका पश्चिम बंगाल है वो नंबर 1 पे है, जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह 4th। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर की में ये जो PDF हमने कराया है उसमें आंसर की में हमने गलती से आपका 3rd इसमें बना रखा है, तो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 23, ये आपका ऑलमोस्ट 20, और आंध्र प्रदेश का 16, तमिलनाडु का 20। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एक चीज़ और जो कन्फ्यूज़न करेगा कि यहाँ पे अवरोही की बात किया है, तो यूपी में देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ 23 है, यहाँ आपके 15% है एससी पॉपुलेशन कुल जनसंख्या का, 15 से ऊपर 15.9 के आसपास है। अब देखिए जो इन्होंने बना रखा है जिस हिसाब से, यदि हमने डेटा जो पूरा हमने निकाला उस डेटा से जो ज़्यादा कुछ सटीक बैठ रहा है वो आपका 3rd आ रहा है, लेकिन नंबर 1 पे बात करें तो पश्चिम बंगाल आ रहा है, और ऑफिशियल जो की दिया था तो ऑफिशियल की में उन्होंने 3rd बना रखा था। इसलिए आपको यहाँ पे यही देखना है, लेकिन जो हमने चीज़ें बताया कि एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे कितना है तो उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि कोई भी सीरियल से मिला नहीं है कि जैसे सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल फिर यूपी आ गया, यूपी में 20.7 हो गए, उसके बाद आपका आंध्रा आ गया, तो आंध्रा में कितना है 16.4 है, लेकिन तमिलनाडु में 20% है, तो तमिलनाडु को यहाँ होना चाहिए, आंध्रा यहाँ तब ज़्यादा राइट होता। इसलिए आपको यहाँ पे सही उत्तर के तौर पे 3rd लेना है, लेकिन जो चीज़ें हमने बताई उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ऑफिशियल की जो दिया गया है हम लोग वही मान के चलते हैं। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं। क्या भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो पूर्ववर्ती हैं, उत्तरवर्ती हैं, आरोपित हैं या रिक्लिक्ट हैं या अवशेषी सीमाएं हैं।
देखिए, सीमाओं का जो वर्गीकरण की बात करें तो इसका विचार सर्वप्रथम सांस्कृतिक आधार पे करने की बात किया किसने? हार्टसून ने किया। ठीक, और बाद में एक भौतिक भूगोल में नदी प्रणाली आदि का विकास किया गया, उसके आधार पर सीमाओं का भी वर्गीकरण किया गया। तो इसमें आता है पूर्ववर्ती सीमाएं, उत्तरवर्ती सीमाएं। उत्तरवर्ती को ही परवर्ती कहते हैं, आरोपित कहते हैं, आरोपित सीमाएं अगला है, और उसके बाद अवशेषी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका उत्तरवर्ती या परवर्ती सीमा होगी। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों की बात यहाँ पे एक साथ किया है। यदि एक की बात करता तब वो आपका यहाँ पे कुछ अलग बात होती। यह सीमा क्या है? परवर्ती सीमा है या उत्तरवर्ती सीमा है? यह सीमा सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद अस्तित्व में आया। साधारणतः मुख्य रूप से या गौड़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेशों से ये गुजरती हैं सीमाएं। ये अनेक बार भाषा, धर्म और अन्य प्रजाति आधार पर विकसित होती हैं। भारत, पाकिस्तान, तो इस प्रकार की जो ये सीमाएं हैं, इसी प्रकार अनेक सीमाएं यूरोप में भी हैं। ठीक, अब यहाँ पे कई चीज़ें आप वो लगाएंगे तर्क, तो आगे हम आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीमाओं का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे यदि सभी सीमाओं के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आगे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सीमाओं के बारे में आपका ये चीज़ें बताएंगे। ठीक, किन किन और जो देश हैं उनके बीच किस प्रकार की सीमाएं हैं, आरोपित सीमाएं, पूर्ववर्ती सीमाएं, सभी का डिस्कशन करेंगे। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नांकित में से किस कारण से वर्षा होती है? अब देखिए, सर्दी के मौसम यानी कि आपका फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी या फिर आप इधर दिसंबर ले लीजिए, तो कह रहा है कि इस मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम में किस वजह से वर्षा होती है। अनअकैडमी पे आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे हमने करा रखा है, ये इंडिया का मैप बना दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा आपका? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी यही वाला पार्ट। तो यहाँ पे वर्षा किसके वजह से होती है? तड़ित झंझा से, लौटता हुआ मानसून, या तीसरा जो ऑप्शन है वो है पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है किससे होती है? ये आपका जो यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मानसून उठता है उसके द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि क्या बोला जाएगा इसे? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा ये वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक, तो इसको पश्चिमी विक्षोभ हमने आपको अनअकैडमी कराया है, इंडियन ज्योग्राफी में जाके आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। फ्री कोर्सेज हैं, इसका कोई पे या कोई चार्जेज वहाँ पे नहीं लगेगा आपको। अगला देखिए कि रेखाएं दिया, उसका विवरण की बात किया कि कौन सी रेखाएं किससे संबंधित हैं। अब यहाँ पे दिया कि उभयगामी बिंदु, उभयगामी यानी एम्फीड्रोमिक पॉइंट। तो उभयगामी बिंदु किससे संबंधित है? एम्फीड्रोमिक पॉइंट। ये आपका यहाँ पे समान धारा वेग रेखा, समान वर्षा के स्थान पे, समान लवणता के स्थान पे, या वार रहित स्थल, जो उभयगामी बिंदु है, यानी कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट। तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट ये आपका वार रहित स्थल, यानी कि जो आपका एक प्रकार से संक्रमित, ये आप मान सकते हैं, जो मान लीजिए इधर कोई कंट्री है, इधर कोई कंट्री है, ये जो एरिया है ये आपका क्या होगा? संक्रमण एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ये आपके वार रहित स्थल होते हैं, या इसे शून्य ज्वार वाले बिंदु भी कहते हैं। अगला है समलवण रेखा, समताप रेखा, यानी आइसोहेलाइन। यहाँ पे देखिए हिंदी में अलग लिखा है, इंग्लिश में अलग लिखा है। आइसोहेलाइन का मतलब होता है समलवण रेखा, हेलाइन, और आइसोथर्म का मतलब होता है समताप। आइसोथर्म का मतलब होता है समताप। अब यहाँ पे देखिए ये इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे समलवण मान के चलिएगा, आइसोहेलाइन की बात की गई है। तो समलवण यानी समान लवणता वाले स्थानों में मिलाने वाली रेखा। आइसोबाल, तो आइसोवेल जो है ये आपका समान धारा वाले वेग की जो रेखाएं हैं उनको बोला जाता है आइसोवेल। और आइसोहाइट,
आइसो हाइट यानी सम वर्षा रेखा, यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। हाईलाइन का मतलब होता है जो लवण होता है, ठीक, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर से संबंधित। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका है 4th। अगला है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात की जा रही है तो 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं, ये हमने आपको कराया नहीं पंचवर्षीय योजना का डिटेल, तो इसको मैं करा दूंगा एक वीडियो में केवल पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 1997 के बीच इसका कार्यकाल था और इसका दृष्टिकोण था कि कृषि आयोजना में क्षेत्रीय दृष्टिकोण बनाया जाना। अगला है, रिग्रेशन मॉडल के वितरण कार्य वाई एक्स यानी y इक्वल टू बी। अभी देखिए सेम वही ऑलमोस्ट प्रश्न है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। त्रुटि को सिग्मा ई इक्वल टू 0 के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित समीकरणों में से y बार और y को अनुमानित आश्रय चर के मूल्य और माध्य दिए गए हैं, मूल्य को सही रूप में निर्दिष्ट करता है क्या? सिग्मा y माइनस वाई बार इक्वल टू 0, सिग्मा y माइनस वाई बार इक्वल टू न्यूनतम और इज इक्वल टू 0 एंड अब देखिए एक ऑलमोस्ट आपका जो ऑप्शन बनाया है दोनों को बराबर सेम बना दिया है। इसका भी सिग्मा वाई, यहाँ पे देखिए ये जो सिग्मा वाई माइनस वाई बार कर रखा है इसमें आप ये बार नहीं लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो रेग्रेशन मॉडल के वितरण को y इज इक्वल टू, ये आपका दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई, बी एक्स प्लस ई, ठीक। तो त्रुटि को सिग्मा ई इज इक्वल टू 0 के रूप में परिभाषित हो रहा है। तो यहाँ से आपका सिग्मा y माइनस वाई, ये आपका बार नहीं रहेगा, सिग्मा y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y बार और y, ये आपका y1 मान लीजिए इसको, ठीक। यहाँ पे भी y1 कर लीजिए। देखिए ये कई बार यहाँ पे आपको इस तरह से मिस्टेक मिलेगा। रिग्रेशन मॉडल मैं आपको बताऊँगा, ठीक। रिग्रेशन मॉडल का चूँकि मैं देख लिया कि लगभग ये जो प्रश्न है पिछले कई सालों से हर बार इस टॉपिक से रिग्रेशन मॉडल से आपको प्रश्न दे रहा है, ठीक। तो इसमें जो सही उत्तर आपका है ये आपका 3rd वाला है, ठीक। तो इसका जो बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग जाएंगे तो आपका जब रिग्रेशन मॉडल देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे और जो भी प्रश्न आए हैं एक साथ वहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूँगा। अभी बस आपको इतना जानना है कि इसमें जो आंसर है आश्रय चर के मूल्य और माध्य के लिए दिए गए मूल्य का सही मूल्य क्या बताता है। y इज इक्वल टू वाई माइनस, ये y बार की जगह y1 है, ठीक। निम्नलिखित आरेख में उच्चादर्शी वक्र यानी हिप्सोग्राफिक कर्व बेसिन के विकास के विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है। तो बेसिन के विकास के अलग अलग चरणों को कौन सा अभिव्यक्त करता है? ABCD। अब यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा सभी चरण के बारे में बात करता है। ABCD, ठीक। अब यहाँ पे दिया कि 0 आप बेसिन हाइट और इधर रिलेटिव एरिया परसेंटेज प्लस, यानी कि इधर आपका रिलेटिव एरिया है, इधर आपका हाइट के बारे में बताया है। तो जो हिप्सोमेट्रिक कर्व होते हैं ये किसी निश्चित डेटम रेखा के ऊपर या नीचे अलग अलग ऊंचाई, धरातल, क्षेत्रफल के अनुसार इनका अनुपात प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो जो ग्लोब का उच्चतादर्शी वक्र सबसे पहले लैप्रेंट ने 1883 ईस्वी में तैयार किया था। इसके बाद मरे ने 1888 में बनाया। अपवा बेसिन के विकास की अवस्थाओं के निर्धारण के लिए जो मॉडल है इसमें आपका देखेंगे ये जो दिखा रहा है ए आपका यहाँ पे तरुण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, बी आपका प्रौढ़ को प्रदर्शित कर रहा है,
डी की बात करें तो ये आपका अंतिम अवस्था की बात कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव एरिया देखिए धीरे धीरे कम होता गया और हाइट भी, ठीक। और इस तरह से आपका ये जो सबसे सटीक उत्तर आपका होगा कि कौन सा विकास की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देखते हैं कि विकास कब उसका दिखता है, शुरुआत में ही। तो जो उसका तरुण अवस्था है, तरुण अवस्था की अवधारणा है, यही आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व में बेसिन के विकास के बारे में अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा तो वो तरुण अवस्था, ठीक। बी आपका उसकी मिडल यानी प्रौढ़ स्थिति को बताता है, और अंतिम जो जीर्णावस्था है वो डी बताता है। सबसे युवा चरण की ही बात कर रहा है, आरेख के बेसिन के विकास की सबसे युवा चरण, ठीक, यानी तरुण अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। प्रौढ़ की बात करता तो आपका बी राइट हो जाता। भूवैज्ञानिक युग और भूवैज्ञानिक अवधि, इसको मिलान करना है, नियोजोइक या नवजीवक काल। तो जो नियोजोइक है, नियोजोइक किस में आता है ये, और अगला है मेसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक। तो इसमें देखिए आपका जो नियोजोइक है ये आपका प्लेस्टोसीन में आता है, यानी कि यहाँ पे जो भूवैज्ञानिक अवधि है प्लेस्टोसीन किस में आता है, नियोजोइक काल के जो टाइम पीरियड है इसमें ये चतुर्थ युग का बोला जाता है। इसमें प्लिस्टोसीन और होलोसीन दोनों आते हैं, ठीक। मेसोजोइक में इसे मध्य युग कहा जाता है। तो मेसोजोइक में आपका टिरैसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। मेसोजोइक में क्या आता है, टिरैसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, ये तीनों शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बी में कौन सा हो जाएगा, जुरासिक हो जाएगा। नियोजोइक में क्या था, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। मेसोजोइक में जुरासिक, टिरैसिक और क्रिटेशियस, ठीक। सीनोजोइक की बात करें तो सीनोजोइक इसी टर्शियरी युग के अंतर्गत बोला जाता है। इसमें आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन 5 इसके टाइम पीरियड रहे हैं, या इसके पीरियड रहे हैं, आप शक कह सकते हैं किसके, सीनोजोइक के। कौन से, पैलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन और ओलिगोसीन। तो यहाँ पे आपका मायोसीन मिल रहा है, ठीक। अगला है पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में आपका जो इरा है, इरा का नाम क्या है, पैलियोजोइक या पूरा जीवी। तो इसमें जो आपका होगा ये सिल्यूरियन होगा, यानी इसमें आते हैं कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। 6 आते हैं, क्या क्या, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इसमें आपका सिल्यूरियन मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगला देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलेखित किया गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी, हरियाणा, बिहार, यूपी। तो सबसे ज़्यादा जो आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हरियाणा का है। हरियाणा का टोटल आपका 34%, 34.9 लगभग 35 हो गया। एमपी में 27.5, यूपी में आपका 22%, बिहार में 11% पॉपुलेशन, ठीक, नगरीय जनसंख्या वाली। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया, पर्यावरण क्षति, जैव विविधता, विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास, कृषि भूमि। तो जो आपका रैली फॉर वैली कार्यक्रम था ये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से जोड़ा गया, और ये शुरुआत किया गया गुजरात में। जो सरदार सरोवर बांध था उसके जलस्तर को वृद्धि करने के लिए, उसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम जब वहाँ पे किया गया तो उसके कारण गांव के जो जलमग्न होने वाले क्षेत्र थे उसको विस्थापित किया गया, ठीक। यह बांध जो आपका गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान को जल भी उपलब्ध कराता है और बिजली भी, ठीक। तो रैली फॉर वैली जो कार्यक्रम है एमपी के इंदौर से शुरू किया गया, और ये आपका इसके जो नेतृत्व करता है ये मेधा पाटकर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे पूछा है कि स्मिथ की मांग और राजस्व को प्रभावित करने वाले कारकों
के विश्लेषण में कारकों के विश्लेषण में निर्दिष्ट स्थान पर इसको करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिए कि उद्योग फर्म को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा चर किसी फर्म के इसके बाजार क्षेत्र में समान आपूर्ति के करने के फर्म की लागत में परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ में सही है। अब देखिए इसको यहाँ पे कराया जाएगा। यहाँ पे आपका लगभग 35 मिनट का वीडियो हो गया। तो ये जो आपका 91 से यानी 91 से लेकर 100 तक 2 पैराग्राफ दिए गए थे, तो इन दोनों को हम अलग से एक वीडियो बना के अच्छे तरीके से इसको समझा देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसमें जो सॉल्व करने का तरीका आपका यही है कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आपको पैरा पढ़ना है, जो पैराग्राफ है। और इससे क्या होगा कि जब आप प्रश्न पढ़ लिए रहेंगे तो इस प्रश्न का आपके दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा। जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे भी प्रश्न आएगा जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, तो पैराग्राफ में जहाँ पे वो लाइन मिलेगी उसका आंसर मिलेगा, आप तुरंत आंसर जाके लगा पाएंगे। ठीक, इस तरह से सभी प्रश्न आपके आसानी से यहाँ पे सही हो जाएंगे और गलत होने की संभावना भी यहाँ पे कम रहेगी। यदि आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पे जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ में आएंगे, तो इससे टाइम भी जाएगा और प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको मिल सके, क्योंकि दिसंबर 2019 का ज्योग्राफी का पेपर यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप और भी जो सन के पेपर हुए हैं, जून 2019 का है, 18 का है, उसको आप वहाँ पे देख पाएंगे।